हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 के विषय रसायन विज्ञान पार्ट 2 परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें परमाणु की संरचना के बारे में उसमें उपस्थित तत्व उनके बारे में बताया गया है और इसके अंदर बहुत सारे नियम जो इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिक अणाद ने इसके बारे में पहले बताया था, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे आगे युग बढ़ता गए वैसे वैसे नए नए वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोज की और उसके बारे में अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहले बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो किसी भी तत्व में उपस्थित या किसी भी पदार्थ में उपस्थित वह छोटे से छोटा भाग जिससे मिलकर वह बना हुआ है वो परमाणु कहलाएगा। और परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर कक्षाओं में घूमते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं जिनसे एक नाभिक का निर्माण होता है और नाभिक पर धनावेश होता है। इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु में उपस्थित इस इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम एक कांच की नली ले लेते हैं। हमने एक कांच की नली ली और इस कांच की नली में इसके सिरों पर हमने धातु लगा दी और धातु लगाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एनोड और हम कैथोड लेते हैं यहाँ पर। और कैथोड और एनोड लेने के बाद इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो कैथोड है हमारा ये, इससे एनोड की तरफ कुछ अदृश्य किरणें चलती हुई दिखाई देती हैं। जब अदृश्य किरणें चलती हुई दिखाई देंगी तो यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर कांच की एक नली लगी होती है, जो पर्दा लगा हुआ होता है उस पर ये रिफ्रैक्ट प्रदर्शित करती है, जिससे प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि कैथोड से इधर की तरफ ये किरणें चली हैं। और जब कैथोड से यानी ऋणात्मक से एनोड यानी धनात्मक की तरफ ये चलेंगी तो इन्हें नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहा गया। और कैथोड किरणें के कहने के साथ ही ये किसमें आ रही थी? निगेटिव पार्ट पे। निगेटिव पार्ट से चली पॉजिटिव की तरफ, तो इन पर कैसा आवेश हुआ? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक आवेश हुआ तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। और इसकी खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, जिसकी वैल्यू होती है आवेश की। आवेश इक्वल -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पर क्या होता है? आवेश। इसके द्रव्यमान की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम देखें तो वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इसका आवेश कितना होता है? जो ऋणात्मक भाग होता है। और -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? यहाँ पर आवेश की मात्रक है। द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। परमाणु अगर किसी पदार्थ में उपस्थित है तो वह इतना छोटा होता है कि हम उसे आसानी से नहीं देख सकते। अब बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात थी, अब बात आती है प्रोटॉन की खोज की। तो प्रोटॉन की खोज करने के लिए एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड ने जब जो है कैनाल किरणें यानी कि उन्होंने एक पतली चादर पर एक व्यवस्था बनाई जिसके अंदर उन्होंने किरणों को व्यवस्थित करा या इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित करा। जैसे किरण है या एक नली है कांच की, यहाँ पर क्या है? कैथोड है, यहाँ एनोड है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किधर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किधर को आए हैं? एनोड की तरफ, धनात्मक की तरफ। अब जब रदरफोर्ड ने व्यवस्था की तो उन्होंने जब इसमें यहाँ पर देखा तो जो एनोड है हमारा प्लस, इससे इलेक्ट्रॉन किधर गए थे? कैथोड की तरफ चलने शुरू हुए। जब कैथोड की तरफ चले तो एनोड से चले हैं, तो एनोड से चलने के कारण इनमें कैसा चार्ज दिखाई देगा? प्लस। और प्लस चार्ज दिखाई देने के कारण इसे कहा गया क्या? प्रोटॉन। और प्रोटॉन को कहते हैं 1H1। किससे शो करते हैं? 1H1 से। और प्रोटॉन की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। कहीं कहीं पर एनसीईआरटी में अब देखने को मिलता है कि गोल्डस्टीन। क्या देखने को मिलता है? ई गोल्डस्टीन देखने को मिलता है। और प्रोटॉन पर जितना ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही धनात्मक आवेश किस पर होगा? प्रोटॉन पर। यानी कि इसका आवेश कितना है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी कैसा होगा, धनात्मक। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें प्रोटॉन के, तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर प्रोटॉन की बात हुई, अब बात होती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो था उसका अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने, जेम्स चैडविक। और यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या करा, यानी कि बेरिलियम पे, जब बेरिलियम था उस पर हीलियम परमाणु की क्या करी, क्रिया कराई है, बौछार करी। तो यहाँ से ये क्रिया कराने के बाद यहाँ पर हमारा कार्बन बना 6C12, और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से जब इसने बेरिलियम पर जो है हीलियम परमाणु की क्रिया कराई है, बौछार की, तो यहाँ से करने के बाद कार्बन बनेगा और एक न्यूट्रॉन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि इस न्यूट्रॉन का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, जब बेरिलियम पर हीलियम की क्रिया कराई तो कार्बन के साथ साथ एक क्या निकला, न्यूट्रॉन, जिसे किसने खोज की थी, चैडविक ने। न्यूट्रॉन पर न प्लस आवेश होता है न माइनस, यानी कि उदासीन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगर थॉमसन के परमाणु मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो थॉमसन का परमाणु मॉडल मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। थॉमसन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है या परमाणु है वो एक धनावेशित क्या होता है, गोला होता है। किस प्रकार से, देखिएगा। थॉमसन ने बताया था कि एक परमाणु जो है वो कैसा गोला होगा, धनावेशित, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऋणात्मक भाग के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हम बात करते हैं तरबूज की। तरबूज में जो उसके अंदर का लाल भाग है वो तो प्लस चार्ज हो गया, और जो उसके अंदर बीज हैं वो ऋणात्मक भाग का कार्य करेंगे। यानी कि थॉमसन ने बताया था जिस प्रकार तरबूज के अंदर उसका लाल वाला भाग धनात्मक आवेश के लिए काम करेगा, उसी प्रकार उसमें उपस्थित बीज ऋणात्मक आवेश का काम करेंगे। जैसे कि ये है धनात्मक आवेश हो गया, धनावेशित भाग। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणात्मक, यानी कि ऋणावेशित। तो अब यहाँ पर बात करी कि धनावेशित तो हो गया इसका आवेश, यानी कि भाग है, ऋणात्मक भाग करी इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था उसे तरबूज का मॉडल भी कह देते हैं, ठीक है। अब इस परमाणु मॉडल की अगर कमी की बात करें तो इसके अंदर कमी ये हुई, जब थॉमसन साहब से पूछा गया या कहा गया कि भाई साहब कि इसके अंदर न्यूट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो उनके पास इसके बात का कोई जवाब नहीं था और वो इस जवाब को देने में असमर्थ थे। इसलिए इनके परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि इनके परमाणु मॉडल में न्यूट्रॉन का कोई स्थान नहीं था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी या इनकी कामयाबी जिसे हम कहें तो वो ये थी कि जितना इस परमाणु पर धनावेश होगा उतना ही इस पर क्या होगा, कुल ऋणावेश, यानी कि धनावेश इसके बराबर हो जाएगा ऋणावेश के। यानी कि अगर इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो 2 कितना होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये इनकी कामयाबी थी। इसके बाद बात आती है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है, देखिएगा। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए सबसे पहले अल्फा कण प्रदर्शित किया। मैं बताता हूं क्या होता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है। देखिएगा क्या है। अगर हम बात करें रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की तो इसमें क्या था, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पर हम बात करें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, तो भैया रेडियो एक्टिव पदार्थ होता क्या है, अगर हम देखें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो देखिएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे पास वो पदार्थ होते हैं जिनमें से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और बहुत ज़्यादा हैवी परमाणु क्रमांक होते हैं। जैसे थोरियम है 92, तो थोरियम से 90 है, तो 90 से ऊपर वाले जितने भाग होंगे, तत्व होंगे, वो रेडियो एक्टिव कहलाएंगे। और रेडियो एक्टिव तत्वों से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो जब इसे हीट किया जाएगा तो ये चारों तरफ को क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन अपने निकालने शुरू करेगा या ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, अपने परमाणुओं को निकालेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक लेड का बॉक्स रख देते हैं। किसका बॉक्स रखेंगे? लेड। लेड क्या होती है? धातु है। लेड का बॉक्स हमने यहाँ रख दिया। तो भैया लेड का बॉक्स रखा है तो इससे क्या निकलनी शुरू होंगी? यहाँ से किरणें निकलनी शुरू होंगी। जब किरणें निकलनी शुरू होंगी तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलती हुई निकलती हैं। इन्हें रोकने के लिए हमने इनके बीच में एक बीम टाइप में यहाँ लगा दिया। इसे बोलते हैं क्या? स्लिट। क्या बोलते हैं इसे? स्लिट बोलेंगे। तो ये स्लिट लगाएंगे तो यहाँ से टकरा के जितनी आएंगी वो बहुत पतली मात्रा में निकलना शुरू हो जाएगी। और ये पतली मात्रा में निकलेंगी तो हम इसके सामने यहाँ पर सोने की पन्नी लगा देंगे। भैया सोने की पन्नी क्यों लगाते हैं और धातु की क्यों नहीं लगा रहे? सोने की पन्नी इसलिए लगाएंगे कि सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है और इसे पीटने पर पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। तो जब हमारे पास सोने की परत है, मान लीजिए हमने इसे पीटा तो ये परत हटके कहाँ आएगी? साइड में। फिर पीटा, फिर परत कहाँ आएगी? साइड में। जब पर्दों से परत के द्वारा मिलकर बनेगा, कोई भी धातु की चादर बनेगी तो वो कैसे बनेगी? परत के मिलने से। तो जब पीटेंगे तो वो चादर क्या आएगी? बराबर में आएगी, वो फैलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम बड़ी चादर को हम इसके रूप में बना सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम में सोने में क्या आएगा कि एक लास्ट वाली जो परत बचेगी तो उस परत में क्या होंगे भैया? परमाणु होंगे। मान लीजिए ये हमारे पास सोने की चादर बनी हुई है जिसमें क्या है? उसकी परत बनी हुई है बहुत सारी। तो हमने पहली परत हटाई तो वो साइड में आ जाएगी, दूसरी परत हटाएंगे तो वो भी साइड में आएगी, तीसरी हटाएंगे तो वो भी साइड में आएगी। तो इस तरीके से बहुत बड़ी परत चादर बन जाएगी। तो हमें उस लास्ट परत को लेना है, उस लास्ट चादर को लेना है जिसके अंदर क्या उपस्थित होंगे? परमाणु। तो हमने सोने की पन्नी को यूज किया जो बहुत ज़्यादा पतली है। तो जब यहाँ पर ये इस पर टकराएगा तो क्या होगा? इसके परमाणु से टकराएगा। मान लो ये चादर है, अगर इस चादर की हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चादरें हैं, परमाणु होंगे, इस परमाणु के ऊपर भी एक परमाणु होगा। तो जब ये किरण इससे टकराएंगी, जब किरण टकराएंगी तो ये बहुत सारे परमाणु से टकराएंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब यहाँ पर ये बहुत पतली चादर है, इसमें परमाणु उपस्थित हैं, तो एक परमाणु पे जब ये टकराएगी तो एक परमाणु पर टकराने के बाद इन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड ने इनके साथ में इन्होंने यहाँ पर एक क्या लगा दिया था? स्क्रीन टाइप में लगाई और इसे जो है छोड़ दिया और इस पर ZnS की क्या लगा दी थी? परत लगा दी थी। जिंक सल्फाइड की क्या लगाई थी? इस पे परत लगाई थी। जब परत लगाया तो यहाँ पर एक कण इससे टकराए और यहाँ पर थोड़े से क्या बन गए थे? स्पॉट बन गए थे। इन स्पॉट को बनने पर इन्होंने नोट किया और नोट करने के बाद भैया ये पूरी चादर, यहाँ तक ये पूरी जो स्क्रीन लगी हुई है ये पूरी इस पर लगी हुई थी, तो इधर भी थी ये और इधर भी लगी थी। तो कुछ कण का भाग इधर भी दिखाई दिया। जब इधर दिखाई दिया तो समझने के लिए देख लीजिएगा कि ये हमारा परमाणु है। इसके अंदर जब चार को टकराएंगी तो ये परमाणु था। जब ये टकराएंगी तो कुछ ना कुछ आर पार भी निकलेगी। जब आर पार निकलेगी तो इस तरीके से नहीं बना हुआ है। जब आर पार निकलेगी तो यहाँ पर पहली किरण जब ये गई तो परमाणु पे यहाँ निकल गई, आर पार निकल गई। यहाँ पे स्पोर्ट बनाएगा, जाके स्पोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर कुछ कण जो है, किरण जो है वो इस तरीके से यहाँ टकरा कर बाहर निकल जाती है, एक नीचे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर इसमें प्लस चार्ज होगा और प्लस किरण होती है ये कैथोड वाली। जब ये प्लस चार्ज होगा इस पे तो प्लस वाले से टकराएगी तो क्या होगा? वो उसे दूर को भेजेगी। प्लस वाले से टकराई तो कहाँ गई? ऊपर, यहाँ भी नीचे चली जाएगी। जब एक किरण बीच में आएगी, मान लो यहाँ पर आई और यहाँ प्लस चार्ज है, जब यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाले से जब ये माइनस वाली टकराएगी तो तुम्हें पता है कि माइनस वाले से प्लस टकराएगा तो बहुत तेज टकराएगा और टकरा के कहाँ जाएगा? वापिस। और वापिस जाने के बाद कहाँ स्पोर्ट बनाता है? वो यहाँ पर। यानी कि इसका निष्कर्ष सिर्फ यही निकला इस प्रकीर्णन से कि यहाँ पर कुछ प्लस भी था। क्या था? कुछ प्लस भी था और कुछ निगेटिव भी था। तो निगेटिव वाले को कहा गया इलेक्ट्रॉन और प्लस वाले को कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन कहा गया प्लस वाले को और इलेक्ट्रॉन कहा गया निगेटिव वाले को। तो कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड ने बताया कि प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज रखता है जो इसके अंदर उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर उपस्थित होता है वो निगेटिव चार्ज रखता है। तो इसके बाद इनकी जो कमी पाई गई इनके परमाणु मॉडल में, और हाँ इन्होंने एक बात और कही थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के नाभिक के क्या होगा? चारों तरफ कक्षाओं में गति करते हैं। मान लो ये नाभिक है, जब ये नाभिक है
तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो चलने के बाद क्या करेगा, ऊर्जा निकालेगा। ऊर्जा निकालेगा तो भाई एक तरीके से नियमित ऊर्जा होगा। लेकिन भाई एक बात, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके नाभिक का कैसा चार्ज है, प्लस। जब प्लस चार्ज है तो प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, नहीं करेगा, करेगा। जब आकर्षित करेगा तो कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नाभिक के अंदर, और वहाँ क्या हो जाएगा, विस्फोट, और परमाणु क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उससे हमारी कोई भी संरचना स्थायी नहीं रह सकती। तो ये इनका यहाँ पर फेल होने का कारण था। यानी कि इन्होंने बताया तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन ये नहीं बताया किस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई होती है। बात आती है इसके बाद बोहर का परमाणु मॉडल, जिस प्रकार हम बताएंगे। देखिएगा बोहर का परमाणु मॉडल क्या है। अगर बोहर के परमाणु मॉडल की बात करें हम, तो बोहर का परमाणु मॉडल था, बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग वो बाहरी कक्षाओं में होते हैं। लेकिन उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स नियमित कक्षाओं में उपस्थित होते हैं और बाहरी कक्षाओं को वृत्तीय कक्षा में घूमते हुए कहते हैं क्या, कक्षाएं या उपकोष। अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे ये नाभिक है हमारे पास, क्या है ये नाभिक, इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं। क्या है, वृत्तीय कक्षाएं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, घूमेंगे। इस कक्षा को K कहा, इसे L कहा, इसे M कहा, और ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। या 1 कह दिया, इसे क्या कहा, 1 2 3। ये बोहर का था और बोहर ने इसी अकॉर्डिंग बताया गया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बोहर के परमाणु मॉडल के बाद यहाँ से कि भैया समस्थानिक किसे कहते हैं, या सबसे पहले हम पढ़ेंगे अणु किसे कहते हैं। अणु, अगर हम अणु की बात करें तो अणु क्या है, अणु है किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाएगा। या 2 परमाणु या उससे अधिक परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करें तो यह हाइड्रोजन का क्या है, एक अणु है, जबकि ये क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु। यानी कि हाइड्रोजन का एक परमाणु तो ये हो गया, अणु क्या हो गया, ये। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर एक हाइड्रोजन का क्या बना है, हमारे पास अणु बना है। तो किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग या कण या तत्व, पदार्थ की बात करें जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वो कहलाएगा अणु। अब बात करते हैं यहाँ पर समस्थानिक, किसकी, समस्थानिक। जैसे ही इसका नाम हम पढ़ रहे हैं समस्थानिक, सम माने बराबर, स्थानिक माने स्थान, यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल पे बात करें, सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है 1s1, दूसरा 1s2 और तीसरा 1s3। नाम बता रहा हूं, इसे कहते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ये ड्यूटीरियम है, क्या नाम है इसका, ड्यूटीरियम। और ये है ट्राइटियम। क्या है, ट्राइटियम। यहां से हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आए। देखिएगा, अगर बात करें किसी भी तत्व की, जैसे प्रोटॉन है, तो भैया ये क्या कहलाएगा, इसका परमाणु क्रमांक। क्या कहलाएगा, ये परमाणु क्रमांक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, इसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। ठीक है, यदि द्रव्यमान संख्या है तो देखो, जैसे परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 1, यहाँ पर भी कितना, 1, यहाँ पर भी क्या, 1। यानी कि वे तत्व या वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग, वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, समस्थानिक। इसी के साथ हम पढ़ते हैं संभारिक। नाम से ही पता चल रहा है, सम माने बराबर, भारिक माने भार। यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 6C यहाँ से आ जाएगा 14, ये कार्बन का अपवर्ग एक तरीके से भाग है, और यहाँ से आएगा 7n14। यानी कि परमाणु क्रमांक 6 और 7 लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर, तो क्या होगा, संभारिक। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, क्या होगा, 19K यानी पोटेशियम 40 और 20 यानी कि कैल्शियम 40। देखो परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान कैसे हैं, बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, संभारिक। बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है,
या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो भैया परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी भैया? प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु क्रमांक। आई बात समझ में? यानी कि हमारा जो तत्व है उसका नाभिक है, नाभिक में क्या उपस्थित है? प्रोटॉन। उस प्रोटॉन ये 5 है, 10 है, 15 जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक कहलाएगा। दूसरा अब आती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इसे तो हम शो करेंगे किसे? परमाणु क्रमांक को Z से। किससे शो करेंगे परमाणु क्रमांक को? Z से। बात आती है द्रव्यमान संख्या की, इसे शो करते हैं A से। किससे शो करते हैं? A से। तो द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि हमारे पास जो है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या पर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? हमें द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी चलते हैं, वो हम बताएंगे। अब बात करते हैं हम, इससे बाद में आता है चुंबक क्वांटम संख्याएं। यहाँ से क्वांटम संख्याएं समझेंगे और निकालना भी देखेंगे भैया कि क्या होती हैं। और इससे क्वांटम संख्याओं से पहले मैं आपको थोड़ा सा रसायन विज्ञान में वर्गीकरण बता देता हूँ कि कैसे वर्गीकरण है। रसायन विज्ञान को 4 वर्गीकरण में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। जो आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, किस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है, किस प्रकार से होता है वो देख लीजिएगा। जैसे हमारे पास परमाणु का नाभिक है और नाभिक को हमने कहा कि इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन है जो कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन है कैसा है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है। और बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कैसा है? निगेटिव, यानी कि वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। और जब निगेटिव होगा तो ये नाभिक कैसा चार्ज रखेगा? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेगा। मैंने भी आपको बताया था, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। बात करते हैं कि भैया किस कक्षा में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया गया है। तो देखो इधर बात करते हैं हम, तो पहली कक्षा जब हम बात करेंगे तो पहली कक्षा को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं कक्षाओं को नाभिक के चारों ओर। और यहाँ से एक नियम था जो ये था 2n², बोर के द्वारा दिया गया और बरी के। ठीक है, देखो इधर n क्या है? कक्षाओं की संख्या। अगर पहली कक्षा की हम बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? n पर 1, क्योंकि पहली कक्षा है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 1 के वर्ग से करेंगे 2 आएगा। 2 गुणा n की जगह 2 रख दो, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो 2 का वर्ग, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर यहाँ तीसरी कक्षा की बात करें तो 3 के 9 दूनी 18। इस तरीके से हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स को बांट सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब देखो ये जो समझ लो, जो हमारे पास पहली कक्षा थी उसे हमने कहा था K, दूसरी थी L, उसे कहा था M, तीसरी को इसे N कहा। अब जो K है ये उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं या कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं के अंदर भी उपकोष बने हुए होंगे। उपकोष को हम शो करेंगे किस तरीके से? देखो K के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ लिख रहा हूं मैं कक्षा, देखो K है तो K के अंदर S उपकोष होता है। तो S उपकोष होगा तो K की बात करें तो पहली कक्षा है, S उपकोष है। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया पहली में? 2, क्योंकि यहाँ n क्या है? कक्षाओं की संख्या। जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। यानी कि पहली कक्षा के S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा हमारे पास क्या है? L। जब L है दूसरी कक्षा तो L की अगर हम बात करेंगे तो N है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें होता है S और P। क्या होता है? S और P। S में कितने आ रहे थे? 2। जब टोटल कितने आ रहे हैं इसमें? 8। इसमें कितने आ रहे हैं? 2। जब 8 टोटल आ रहे हैं तो 2 तो आ गए S वाले, ये P वाले कितने बचेंगे यहाँ से? 6। तो 6 तो 8 हो गए, नहीं हो गए? इसके बाद तीसरी कक्षा आती है M। अगर M की बात करें तो यहाँ कितने आएंगे? देखो 18। तीसरी कक्षा की बात चल रही है तो 18। तो S P D की बात करेंगे, S में हमारे थे 2, P में थे 6, तो 6 तो 8, तो यहाँ होने चाहिए 18, तो D में कितने आएंगे? 10, तो पूरे 18 हो गए। अब हम करते हैं N की बात। N होती है चौथी कक्षा और भैया चौथी कक्षा के लिए बात करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 से 16 दूनी 32, यानी कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 आएंगे। और 32 की अगर हम बात करेंगे तो S
P D F, तो S में 2, P में 6, D में 10, 10 6 16 तो 18 होते कितने 32, कितने बचे 14। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक हमने देखा तो हमारे पास कितने आए थे 14। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो जिस कक्षा में या जिस कोर्स में S में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर सबसे पहले हम बात करें तो हाइड्रोजन की जो होता है 1 यानी कि परमाणु क्रमांक कितना 1, तो इसकी बात करेंगे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहली कक्षा में जाएगा। तो पहली कक्षा कौन सा कोर्स होता है के में, मैंने बताया S होता है, तो S लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया इसके अंदर, एक है। आई बात समझ में, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन था पहली कक्षा में के और इसके अंदर S कोर्स, तो दो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एक कोर्स में चला जाएगा। दूसरा नंबर आता है हीलियम का, तो देखो 2He पहली कक्षा कौन सा कोर्स S, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 2 है ना, तो 2 ही तो आएंगे। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, और P में कितने आएंगे मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, F में मैक्सिमम 14। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसके बाद कार्बन का जिसका होता है 6, तो भैया इसकी पहली कक्षा के ऐसे कोर्स में कितने आएंगे 2 आएंगे। कोमल लगाया खत्म कहानी। 2 हो गए, कितने बचे 4। जब पहली में 2 की कैपेसिटी है तो 4 कहाँ जाएंगे अगली में L में, जब 4 जाएंगे तो 4 में दूसरी में क्या क्या होते हैं S और P, लिख लो भैया 2S 2P, यानी दूसरी कक्षा का S कोर्स में कितने आएंगे 2, तो 2 और 2 4 हो गए, टोटल कितने 6, तो P में कितने बचेंगे 2 बचेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। अब बात आती है चुंबकीय यानी कि क्वांटम संख्याओं की। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, किसी भी तत्व के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ण जानकारी देती हैं। कौन, क्वांटम संख्याएं, जो 4 प्रकार की होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा उन्हें निकालने का तरीका जो हमारे पेपर में आता है और उनके ऊपर क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए और देखिएगा। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, जो किसी भी तत्व में उपस्थित या परमाणु के तत्व में उपस्थित उसकी स्थिति, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये पूर्ण जानकारी उसकी स्थिति के बारे में हमें दें, क्या कहलाएंगे क्वांटम संख्याएं, जो 4 प्रकार की हैं। मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, इसका नाम लिख रहा हूँ क्वांटम संख्याएं। तो देखिए भैया क्वांटम संख्याएं है क्या। पहले प्रकार की है मुख्य क्वांटम संख्या, क्या नाम है इसका, मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में से बोलते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर, जिसे हम शो करते हैं किससे, n से। दूसरा यहां से आएगा दूसरा चुंबकीय से, तीसरा भी है, दूसरे का नाम है द्विगंशी। क्या नाम है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे करते हैं L से शो, किससे शो करेंगे L से, और इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा n के, जो इस प्रकार होता है L = n-1। ठीक है, तीसरी को बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल। क्या बोलते हैं, एजीमुथल। तीसरी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो इसे हम करते हैं 100 m से, और m का मान डिपेंड करेगा L की वैल्यू पर, जो -L से +L तक होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथे की बात करें तो चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम S से शो करते हैं, और S का मान होता है +1/2 या -1/2, ये फिक्स है। ठीक है, तो S का मान +1/2 या -1/2, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब निकालने की बात आती है, तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या n से शो कर दिया, द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करेंगे, जो n पे डिपेंड करेगी, यानी कि n-1। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो m से शो करते हैं, इसे कहेंगे -L से +L। तीसरा चक्रण क्वांटम संख्या, जो +1/2 और -1/2 होती है, इसे S से शो करते हैं। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याएं हैं। क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि 3D5 के लिए या 3D5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों
क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो ये कैसे निकालेंगे? क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसे सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा 3D5 है, सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे 3D5। जब ये हमारे पास है तो हम सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या लिख लेंगे। हम मुख्य क्वांटम संख्या, कुछ नहीं करना, यहाँ n इक्वल, जब हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या अगर निकालनी है n की वैल्यू, तो जो हमारा आगे वाली संख्या है उसे लिख देंगे। ये किसकी वैल्यू हो गई? n की, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या की। दूसरी अगर हम बात करें द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, तो देखो ये क्या होगी? L बराबर क्या होता है? n-3। अब L बराबर n की वैल्यू कितनी है? 3, सॉरी n-1। तो n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 - 1 इक्वल L इक्वल कितना हो जाएगा? 2। यानी कि हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या आ गई, द्विगंशी क्वांटम संख्या आ गई। इसके बाद जो तीसरी संख्या है वो हम निकालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की हम बात करेंगे तो n इक्वल होता है -L से +L तक। L की वैल्यू कितनी आई? 2। m इक्वल -2 से +2 तक क्या क्या आएंगे? m इक्वल -2, -1, 0, +1 और प्लस, यही तो आया भैया, ठीक है। अब हमारे पास जब ये आ गया तो हम ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखो 3D5 अगर हम कर रहे हैं तो 3D5 के लिए मैं इलेक्ट्रॉन्स जो 5 हैं इन्हें शो कर रहा हूँ। 5, 1, 2, 3, 4। तो देखो जब इसके अंदर D के अंदर अभी मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो एक में कितने रहेंगे? 2। जब एक में 2 रहेंगे तो D कितने हैं? 5 है। देखो 1, 2, 3, 4, 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 मैंने इसमें फिल कर दिए। अगर S की बात आती तो S के लिए हम कितने बॉक्स बनाते? 2, यानी कि एक बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने बॉक्स बनेंगे यहाँ? 3 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरीके से, और ये कितने हो जाएंगे? 6। D की बात करेंगे तो 5 बॉक्स बन रहे हैं, और 5 बॉक्स बनने के बाद ये बॉक्स बनने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने 5। और हमसे पूछा है 3D5 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? 5वां। तो इसके लिए कोई बताना है, तो ये वैल्यू जो है m की वो इस पर पुट रखूंगा। तो ये 0 है, उसे हम बीच वाले पे रखेंगे। क्या रखा हमने? 0, ठीक है। +1 कहाँ आएगा? इधर। +2 कहाँ आएगा? इधर। यही आएगा। इधर कितना आएगा? -1, -2। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये है ना। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी? तब m इक्वल कितना आएगा भैया? +2 आएगा। अब इसके बाद चौथी आती है हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, जब चक्रण क्वांटम संख्या की बात आएगी तो चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो कैसे घूमेगा? इस तरीके से। दूसरा जो होगा वो किस तरीके से घूमेगा? इस तरीके से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों, एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एक क्लॉकवाइज घूमेगा। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज घूमता है, और जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मान लेंगे हम पॉजिटिव वाला, यानी कि S इक्वल कितना आ जाएगा? +1/2। अगर दूसरा होता यहाँ वाला ये होता तो -1/2 लेते, ठीक है। तो पहले के लिए हम क्या ले लेंगे? +1/2। तो देखो भैया मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 आ गया, L बराबर 2 आ गया, m बराबर यहाँ से हमने सोल्व करने वाला निकाला +2, S बराबर +2। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि क्वांटम संख्याएं निकालने के लिए। अब 4 नियम है इससे रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ, और उससे हम पढ़ने के बाद अपने तैयारी करेंगे, इससे हम आगे पढ़ सकें। तो देखिएगा 4 नियम है, मैं बता रहा हूँ, एक बार इसे देख लीजिए। पहला नियम है यहाँ से हाइगेन्स का अनिश्चितता का सिद्धांत, और हाइगेन्स नहीं है, ये है हाइजेनबर्ग। क्या ये? हाइजेनबर्ग। तो देखो भैया हाइजेनबर्ग ने क्या बताया?
अगर किसी भी कक्षा में या किसी भी कोष में जब दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो क्या है, उनके संवेग यानी कि डेल्टा पी गुणा उनकी स्थिति डेल्टा एक्स। समझते रहे ना, हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी कक्षा में कोष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन हैं तो या एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्थिति यानी डेल्टा एक्स और उसके संवेग डेल्टा पी दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आ जाएगा h/4 पाई। h क्या है यहाँ पर, स्थिरांक नियतांक है। h इक्वल यहाँ से h इक्वल है स्थिरांक नियतांक। ठीक है, हाइजेनबर्ग का नियम हो गया। दूसरा नियम अगर हम बात करें तो वो है हुंड का नियम। हुंड का नियम, तो हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड के नियम ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स को कोष में हम भरते हैं, जैसे अभी मैंने भर के दिखाया था, जब हुंड का नियम कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को उपकोष में हम भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे और जब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक कि प्रत्येक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहां से हुंड ने बताया कि किसी भी उपकोष में उपस्थित अगर हम 3d7 ले लें, क्या ले लें 3d7 बनेंगे 5 ऑक्सी। देखो 1 2 3 4। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम 7 को एक साथ ऐसे नहीं भर सकते जैसे हमने भर दिया, हो गए 7। ठीक है, तो एक तरीका क्या है गलत, किसके अकॉर्डिंग, हुंड के नियम के। तो हुंड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स को उपकोष में भरा जाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तीसरा नियम आता है पाउली का अपवर्जन नियम। तो क्या था, देखो पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने बताया था कि किसी भी उपकोष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं होते, यानी कि अगर 3 के बराबर भी हो जाएंगे तो चौथी क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता। कौन सी है वो, चक्रांक। कैसे, अगर ये परमाणु का उपकोष है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है मान लो, इसके लिए n का मान भी बराबर हो जाएगा, m का मान भी बराबर हो जाएगा और l का मान भी बराबर हो जाएगा। ये 3 मान तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन s का मान एक का तो +1 बटे रहेगा 2 और दूसरे का रहेगा -1 बटे 2। यानी कि पाउली ने बताया था कि किसी भी उपकोष में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते। अगर 3 के मान बराबर हो भी जाएं तो चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान बराबर नहीं होगा। ये था पाउली का अपवर्जन नियम। आगे बात समझ में। चौथा नियम है, देखिएगा चौथा नियम है हमारा आप-बाऊ का सिद्धांत। चौथा है आप-बाऊ का सिद्धांत। बहुत सिंपल और इजी, 4 नियम। तो आप-बाऊ ने क्या बताया, आप-बाऊ ने बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब उपकोष में भरे जाएंगे तो इनके उपकोष की भी ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर, छोटे से बड़े। जब छोटे से बड़े की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में जब हम भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ भरेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, यानी कि पहले छोटे में फिर उससे बड़े में फिर उससे बड़े में। तो सबसे छोटा अगर हम बात करें तो 1s, फिर यहाँ 2s आ जाएगा, 2p आ जाएगा, 3s, 3p, 3d। इस तरीके से जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो वो यूं भरे जाएंगे। 1s देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हुई है मुझसे, मैं इसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये भरे जाएंगे, इस पर 2p हो गया, 3s, तो ये भरे जाएंगे वो इस तरीके से भरे जाएंगे, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते हैं। भैया इन 4 नियम को पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद चारों क्वांटम संख्याएं मैंने बताई हैं और चारों नियम बताए हैं। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।